सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। चीन में वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की रूसी और चीनी सदूर से अहम मुलाकातें हुई है। बीजिंग में वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात के मौके पर दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। रूसी सदर पुतिन ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतरीन करार देते हुए दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। सदर पुतिन ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार भी किया। सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नवंबर में दौरा रूस की दावत दी। तजियाकार खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में इस मुलाकात और सदर पुतिन की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दी जाने वाली दावत को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं, क्योंकि एक रोज़ पहले ही रूसी सदर की चीन में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, लेकिन सदर पुतिन ने मोदी को मुलाकात की दावत नहीं दी, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो भारत को कितनी अहमियत देते हैं। इससे पहले SCO इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई और ये एक अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दी, ताकि मुज़ाकरात के समरात पाकिस्तान को मिल सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। इस मौके पर सदर शी ने कहा कि चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा, ख़ास तौर पर जब CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। तजियाकारों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहे हैं, जबकि सरेंडर मोदी SCO इजलास से खाली हाथ ही लौट गए हैं। बज़ाहिर मोदी अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में चीन और रूस की हिमायत हासिल करने में नाकाम नजर आते हैं। यही वजह है कि वो टैरिफ की जंग में ट्रंप के सामने सरेंडर करने पर तैयार हो गए हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बड़ा इंकशाफ किया है कि बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले मोदी ने अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ सिफर करने की पेशकश की है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। ये इन्हें बरसों पहले करना चाहिए था। सदर ट्रंप ने कहा, बहुत कम लोग ये बात समझते हैं कि हमारा भारत के साथ कारोबार ना होने के बराबर है, लेकिन वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कारोबार करते हैं। दूसरे अल्फाज में वो हमें बड़े पैमाने पर अशिया फरोख्त करते हैं। हम उनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम चीजें बरामद करते हैं। भारत ने अब तक हम पर इतने ज्यादा टैरिफ आयद किए हैं जो किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। हमारी कंपनियां भारत में कुछ बेच ही नहीं सकती। ये मुकम्मल तौर पर यकतरफा तबाही रही है। सदर ट्रंप ने मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भारत अपनी तेल और फौजी मसनूआत अमेरिका से बहुत कम जबकि रूस से बहुत ज्यादा खरीदता है। BBC हिंदी के मुताबिक सदर ट्रंप के तिजारती मुशीर पेट्रो नावारो ने SCO इजलास में शिरकत पर मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। पीटर नावारो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शर्म की बात है कि मोदी ने चीन में SCO के इजलास में दुनिया के दो सबसे बड़े आमरों के साथ स्टेज शेयर किया। मोदी को आगे आना चाहिए और रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। उन्हें यूरोप और यूक्रेन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। पीटर नावारो ने हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फौजी तनाज़े और तनाव की तरफ भी इशारा किया। सदर ट्रंप के तिजारती मुशीर ने कहा, मैं नहीं जानता कि मोदी क्या सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर इस वजह से कि भारत कई दिहाइयों से चीन के साथ सर जंग और सरहदी तनाज़े में मसरूफ़ है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तानी रहनुमा ये समझेंगे कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। मुबस्सिरीन के मुताबिक मोदी की सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग से मुलाकात ने सदर ट्रंप और अमेरिका को मजीद मुश्तइल कर दिया है। मोदी ने SCO इजलास अमेरिका और सदर ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन लगता है मोदी ये चाल भी उल्टी पड़ गई है। आने वाले दिनों में मुआशी महाज पर भारत को इसके संगीन नतायज भुगतना होंगे। आलमी उफक पर जहां हम इज्जतें समेट रहे हैं, कुछ मामलात हमारे मुल्क के दाखिली भी हैं और एक नई बहस है इस पे, वो है नए डैम से मुतल्लिक, जैसे कि कालाबाग डैम। दिहाइयों बाद पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत आबी जारियत के बाद पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रावी, सतलुज और चनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल हो रहे हैं। सिंध से अगले 48 से 72 घंटे बाद 13 लाख क्यूसी का रेला गुजरने का इम्कान है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक भारत की जानिब से छोड़ा गया 12 से 13 लाख क्यूसिक पानी गुद्दू बैराज तक पहुंचने का खदशा है। 5 लाख क्यूसिक पानी पहले ही बगैर किसी नुकसान के सक्खर और कोटरी बैराज से गुजर चुका है। सिंध के मुख्तलिफ अजला के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद लोगों को महफूज मकामात पर नकल मकानी करने का सिलसिला भी जारी है। भारतीय आबी जाहिरियत के दौरान ही मुल्क में डैम डिबेट भी गर्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कई दिहाइयों से तनाज़ात का शिकार कालाबाग डैम मंसूबे की हिमायत और सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है।
सियासत की वजह से मंसूबा रुका हुआ है। सुबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कालाबाग डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। कालाबाग डैम के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की स्टेटमेंट से पीटीआई में तो जैसे बगावत हो गई है। सवाबी से ताल्लुक रखने वाले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कालाबाग डैम के खिलाफ खुलकर सामने आना। असद कैसर ने डैम के हवाले से अली अमीन गंडापुर के बयान को उनकी जाती ख्वाहिश करार दे दिया। कहते कालाबाग डैम बनाना पीटीआई की पार्टी पॉलिसी नहीं है। नहीं, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि अली अमीन साहब का वो जाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटी छोटी डैम बनाए जा सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कालाबाग डैम के हवाले से बयान का खैर मकदम किया है। अज़मा बुखारी का कहना है कि पहली बार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से डैम्स के हवाले से मुस्बत बात सुनने को मिली जो खुश आइंद है। इस वक्त अब ना सुबह सुबह सियासत, मुझे ये सूट करता है, मुझे वो सूट नहीं करता, ये इससे निकल के अब हमें एक कौम की तरह कुछ फैसले करने पड़ेंगे। गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ। डैम्स नागुज़ीर हैं, डैम बनाने पड़ेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम बनाने की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू की अली अमीन गंडापुर और पीटीआई पर शदीद तनकीद। निसार खोड़ू का कहना है कि जिस खैबर पख्तूनख्वा सूबे की असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है, इस सूबे का वज़ीर आला कालाबाग डैम की हिमायत से बात करके ईवान की तौहीन कर रहे हैं। निसार खोड़ू का कहना है कि कालाबाग डैम सिंध को बंजर बनाने और हमें भूखा मारने का मंसूबा है। सिंध वाले दरिया सिंध पर और पानी पर जान देते हैं। सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं है। कालाबाग डैम की बात करने वालों से ये पूछा जाए कि भाषा डैम पर कर्जा लिया, वो भाषा डैम अब तक क्यों नहीं बना। कालाबाग डैम की हिमायत करने से अब पीटीआई का असल चेहरा सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी की जानिब से कालाबाग डैम की शदीद मुखालफत है। वली खान से लेकर अब तक एएनपी की मौजूदा क़यादत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वली खान ने कहा था कि अगर कालाबाग डैम बनाया गया तो वो बम बांधकर इसमें कूद जाएंगे। एमएल वली खान ने एक्स पर बयान में दो टोक अंदाज में कहा कि वो कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। एमएल वली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कालाबाग डैम के हवाले से मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। वो कहते हैं कि कालाबाग डैम तो मुशर्रफ जैसे आमरों से भी ना बन सका। कालाबाग डैम को कौम ने एक बार फिर दफन कर दिया। अब किसी के बाप की भी मजाल नहीं कि इस मुर्दे को दोबारा जिंदा करे। हाथ लगाना तो दूर की बात, असल बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की आदत है कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ता है। कालाबाग डैम को जिंदा करने के ख्वाब तो अली अमीन की 7 पुश्तों के बस की बात भी नहीं। कालाबाग डैम हुकूमत पाकिस्तान का पानी को जखीरा करके बिजली की पैदावार और ज़रई ज़मीनों को सैराब करने के लिए एक बड़ा मंसूबा है जो ताहाल मुतनाज़ा होने की वजह से काबिल अमल नहीं हो सका। वर्ल्ड बैंक के तामुल से 1955 में कालाबाग डैम के सर्वे का आगाज़ हुआ। 1984 में हतमी रिपोर्ट सामने आई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने शदीद मुखालफत की और इस वजह से मामला मुश्तरका मफादात कौंसल में गया, जिसने 7-1 से कालाबाग डैम की तामीर के हक में फैसला दिया, लेकिन बात आगे ना बढ़ी। मियां नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के पहले दौर में 1991 के पानी की तकसीम के तारीखी मुआहदों में चारों सूबों ने कालाबाग डैम की हिमायत की, लेकिन बात फिर आगे ना बढ़ी और आज तक मामला रुका हुआ है। माहिरीन के मुताबिक कालाबाग डैम बनने से हमें महंगी बिजली से भी छुटकारा मिलेगा। कालाबाग डैम से ₹1.40 फी यूनिट के हिसाब से हमें 4000 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल होगी। सूबा सिंध, जिसने कालाबाग मंसूबे की सबसे पहले मुखालफत की थी और ताहाल इसकी मुखालफत कर रहा है, इस मंसूबे से मुतासिर होने वाला अहम फरीक है। अगरचे सूबा सिंध इस मंसूबे की कट्टर मुखालफत करता है, लेकिन इसका नुक्ता नज़र पंजाब के हाथों पानी की चोरी के नज़रिए पर कायम है। सिंध का एक एतराज़ ये भी है कि कालाबाग डैम में ज़ख़ीरा होने वाला पानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की ज़रई ज़मीनों को सैराब करेगा, जबकि यही पानी सिंध की ज़रई ज़मीनों को सैराब कर रहा है। तिरबेला बंद और बंगला बंद की तामीर के बाद सूबा सिंध में पानी की कमी वाक़या हुई है, जिसका सबूत कोटरी बैराज और हैदराबाद में दरिया सिंध के मौजूदा हालत का माजी से मुआवजा करके लगाया जा सकता है। सिंध का दूसरा एतराज़ है कि इसके साहिली इलाके में दरिया सिंध का बहना इंतहाई ज़रूरी है ताकि दरिया समुद्री पानी को साहिल की तरफ बढ़ने से रोक सके। यही नहीं, दरिया सिंध में पानी के बहाव में कमी से सिंध के साहिल और इस पर मौजूद जंगलात और ज़रई ज़मीनें सहरा में तब्दील हो जाएंगी। कालाबाग डैम के हामी माहिरीन दरिया में पानी के बहाव में कमी के सिंध के एतराज़ से इत्तफाक नहीं करते। उनका कहना है कि दरिया का पानी मुसलसल तेज बहने की वजह से समंदर में गिरकर जाया हो रहा है। डैम बन जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी झील भर जाएगी, जिसके बाद पानी की वही मिकदार बहेगी
जितनी अब बह रही है, जबकि डैम में जमा होने वाले पानी को इस्तेमाल करने के लिए नहरें बनेंगी जो बहावलपुर से होती हुई सिंध के अंदर बनाई जाएंगी, जिससे सिंध को सबसे ज्यादा फायदा होगा। सिंध का तीसरा एतराज है कि कालाबाग डैम में जमा होने वाली रेत का मसला माहौलियाती मसाइल में न सिर्फ इजाफा करेगा, बल्कि ये मंचर झील और हालिजी झील में पानी की अदम दस्तयाबी का भी सबब बनेगा, जिससे आबी हयात को इंतहाई खतरात दरपेश होंगे। ANP, PTI समेत खैबर पख्तूनख्वा की अक्सर सियासी कुव्वतें कालाबाग डैम की शदीद मुखालफत करती रही हैं। इनका एक एतराज़ यह है कि डैम के पानी से सवाबी, नौशहरा और मर्दान के इलाके डूब जाएंगे। इसकी हकीकत कुछ इस तरह है कि डैम की ऊंचाई 915 फीट रखी गई है। जो ही 916 फीट पानी आएगा, पानी डैम के ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा, जबकि करीब तरीन शहर नौशहरा 1000 फीट की बुलंदी पर है। साबिक चेयरमैन वापडा और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक निगरान वजीर आला शम्सुल मुल्क, जिनका आबाई इलाका नौशहरा था, वो तमाम उम्र कालाबाग डैम के हामी रहे। उनका कहना था कि ANP के एतराज़ात में कोई वजन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा या ANP का एक एतराज़ ये भी रहा है कि सूबे बेशतर इलाका पानी की झील के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि डैम की कमाई सूबा पंजाब को मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक हकीकत इसके बरक्स है। कालाबाग डैम की झील का रकबा 27,500 एकड़ है, जिसमें से 22,000 एकड़ ज़मीन पंजाब और सिर्फ 5,500 एकड़ खैबर पख्तूनख्वा की होगी। कालाबाग डैम मंसूबा यकीनी तौर पर मुल्क की पानी और तवानाई की ज़रूरतों के हवाले से इंतहाई अहम है, लेकिन कोई भी मंसूबा मिली इत्तेहाद से बढ़कर नहीं हो सकता। सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं को भी ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए जिससे मुल्की वहदत मुतासर होने का खतरा हो। सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी, ANP, PTI समेत कालाबाग डैम के मुखालफिन को भी कुछ लचक दिखानी चाहिए। किसी भी मामले पर इंतहाई मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इसी जानिब इशारा किया था। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क में बड़े डैम सिर्फ आमिरों के दौर में बनाए गए, लेकिन सियासतदान इख्तलाफात और सियासी दुकानदारी की वजह से कौमी मामलात पर यकजहती कायम नहीं कर पाते। अब वक्त आ गया है कि कौमी इत्तफाक़ राय से नए डैम्स तामीर किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल से निपटा जा सके। ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है। ज़रूरत इस अम्र की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक बेस पर बिठाया जाए और उनके एतराज़ात को सुनकर किसी काबिल अमल हल पर पहुँचाया जाए। ऐसा ना हुआ तो हम कभी भी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे। मौजूदा हालात में सदर आसिफ ज़रदारी, मियाँ नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़कर कौमी अहमियत के इस मामले पर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान फ्रंट में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कालाबाग डैम से मुतालिक छिड़ी बहस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमा नून लीग और वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब, जबकि माहिर आबी अमूर इंजीनियर जफर इकबाल वट्टू भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब ने ज्वाइन किया है। कैसर अहमद शेख साहब, कालाबाग डैम के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान यकीनन खुशाइंद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ एक बगावत भी हो गई है ना। असद कैसर साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की यह ज़ाती ख्वाहिश है। दूसरी जानिब ANP के सरबराह एमल वली खान साहब ने दो टोक अंदाज में कहा है किसी का बाप भी कालाबाग डैम नहीं बना सकता। पीपल्स पार्टी भी इसकी मुखालिफ है। ऐसे में अगर वक्त की ज़रूरत है तो वफाकी हुकूमत कालाबाग डैम पर इत्तफाक़ राय के लिए कोई लाएमल बनाएगी, कोई ऐसा जोन बनाएगी जिसमें टेक्निकल लोग मौजूद हों, ना कि पॉलिटिकल लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा बताऊं कि SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, बीजिंग में हो रही है और उसे टिनजन में चाइना के शहर में हो रही है, पोर्ट सिटी है। तो वहाँ प्रेसिडेंट शी ने, चाइना के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि ग्लोबल इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ग्लोबल गवर्नेंस की ज़रूरत है पूरी दुनिया में। ये जो ग्रुपिंग है, मुख्तलिफ ब्लॉक बने हुए हैं, और वो देखिए चाइना ने ख़ुद तरक्की करके दिखाया है। पिछले, मैं उनको, क्योंकि 52 साल से मैं चाइना जा रहा हूँ, 53 साल से, और मुझे 50 बार से ज़्यादा गया हूँ। मुझे पता है हम उनको बिज़नेस सिखाया करते थे जब शुरू में हम जाते थे बिजनेसमैन। आज वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकानमी तकरीबन अमेरिका के बराबर होगी। उन्होंने मिलके, उनके यहाँ जमहूरियत भी नहीं है, आप सोचिए ना, बात सोचिए। लेकिन 700 मिलियन लोग, 70 करोड़ लोग गुर्बत से निकल गए हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है। हम आपस में झगड़े कर रहे हैं। आप जो काला बैग पे, आज से नहीं झगड़ा हो रहा, ये एक बिजली थी, सस्ती तरीन बिजली बन सकती थी,
और हमने क्या किया, हमने बाकी लगाए बिजली के दूसरे तरीके से, और जो महंगी बिजली आज हमारी इंडस्ट्री को मिल रही है, ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना हम कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा के, ना हम प्रोडक्शन हो सकती है, हम कामयाब नहीं हैं। हमारे यहाँ 2% तरक्की हो रही है। चाइना ने मुसलसल 35 साल 10% ग्रोथ की है, जो दुनिया की 1000 साल में मिसाल नहीं है। और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मिल के काम किया है, बड़ा मुल्क है। और हमारे यहाँ तो हम आपस में झगड़े कर करके कभी मार्शल लॉ लगवा देते हैं, कभी मुल्क को नीचे कर देते हैं। मुल्क तो हमारा बर्बाद हो रहा है। ये जो हो गया है, जो तूफान, ये जो सैलाब में, मेरे अपने इलाके चिनियोट में सैलाब आया है और सारे देहात डूबे हुए हैं, और पहली बार नहीं, हर चौथे पाँचवें साल ये होता है। और हम आपस में झगड़े करते हैं। हमने फैसला ही नहीं करना। कालाबाग डैम मुल्क के लिए ज़रूरत है कि ये नहीं देखना किसी ने, हर एक ने अपना सूबा देखना है। तो अगर वज़ीर आला ने बात जो की है KPK की, वो एक उन्होंने साथ कहा है कि हमारे लिए जो वो रियासत है वो इम्पॉर्टेंट है, और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, कैसर अहमद शेख। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टेक क्या है? कमर ज़मान कारा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी कमर ज़मान कारा साहब, कालाबाग डैम की अली अमीन गंडापुर साहब और नून लीग ने भी गंडापुर के इस पैगाम को वेलकम किया है। जी हाँ, मगर ANP और पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मौजूदा जो सैलाब की सूरत हाल है, बस तमाम अफराद इससे मुतलिक बात भी कर रहे हैं। आप बताएं, नए डैमों की जो डिबेट शुरू हुई है, पीपल्स पार्टी से किस तरीके से देख रही है? देखिए, पहली बात यह है कि वाटर रिजर्वायर्स मुल्क के अंदर बनने चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल बनने चाहिए, और जितना मुमकिन हो उतने बनने चाहिए। अब सवाल यह है कि कहां कहां बन सकते हैं, कौन कौन सा वाटर रिजर्वायर पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। मुल्क के अंदर पानी की तकसीम, इस वक्त तो पानी एक अजाब की सूरत बना हुआ है, जो फ्लड आ गया है, लेकिन ये कुदरत का इनाम भी है और ये लाइफलाइन भी है। जब ये नॉर्मल हालात में होते हैं तो फिर लाइफलाइन का इशू होता है, और पानी के ऊपर आपको पता है कि मुल्कों के, सूबों के, कौमों के लड़ाइयां होती रहती। हमारा और हिंदुस्तान का मेन क्लैश आजकल क्या है? कश्मीर के बाद हमारा पानी की तकसीम का बड़ा इशू। इसी तरह सूबों के दरमियान भी होता है। सो कुछ चीजों पे सूबों का इत्तेफाक है, कुछ पे नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ANP ही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों का कालाबाग डैम के ऊपर एतराज है। पीपल्स पार्टी के भी कुछ एतराजात हैं। अच्छा, वो एतराजात दुरुस्त हैं नहीं हैं, लेकिन हमें देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने उसके खिलाफ करारदादें पास की है, बलोचिस्तान असेंबली ने उसके खिलाफ करारदादें पास की है, सिंध असेंबली ने। सो इसका मतलब यह है कि अभी उस पर इत्तेफाक राय नहीं है। अब इत्तेफाक राय का होना बहुत जरूरी है कौमों के लिए। डैम बहुत जरूरी है, लेकिन इत्तेफाक राय उससे भी ज्यादा जरूरी। डैम के बगैर तो गुजारा हो सकता है, इत्तेफाक राय के बगैर मुल्क इकट्ठा नहीं रह सकता। सो हमें बहुत सोच समझ के ये बहस छेड़नी चाहिए। अली अमीन साहब को तो ये बात सूट करती है कि कोई ऐसा नॉन इशू छिड़ जाए कि उनकी बैड गवर्नेंस और उनकी नालायकियों की तरफ तवज्जो कम हो जाए और लोग नॉन इशू के ऊपर भाग पड़े। पानी का रिजर्वायर आज जहां पे, जिस पे हम बातें कर रहे हैं, जरा गौर कीजिए, सतलुज के ऊपर कोई डैम बन सकता है? आंसर इज नो। चनाब के ऊपर कोई डैम बन सकता है? आंसर इज नो। रावी के ऊपर कोई डैम बन सकता है? आंसर इज नो। हाँ, आप वाटर रिजर्वायर बना सकते हैं, बैराजेस बना सकते हैं, वो टेक्निकल लोग ही बता सकते हैं कि कहां कहां पॉसिबल है। जहां जहां मुमकिन हो जरूर बनाइए। दसियों बनते हैं, दसियों बनाइए। दूसरा जो इशू है झेलम का, दरिया झेलम के ऊपर हमारा मंगला डैम है। मंगला से पीछे जहां जहां वाटर रिजर्वायर और पावर स्टेशन बन सकते हैं वो बन रहे हैं, बने हुए हैं। मजीद अगर गुंजाइश है जरूर बनाइए, कोई रुकावट नहीं है, किसी की तरफ से कोई एतराज नहीं है, जरूर बनाने चाहिए। चौथा हमारे पास रह जाता है दरिया सिंध। दरिया सिंध के ऊपर कौन कौन से बैराज बन सकते हैं, कौन कौन से डैम बन सकते हैं? दासू बन रहा है, ठीक, भाषा बन रहा है, बूंजी पीछे एक रन ऑफ द रिवर है, वो बन सकता है, वो बनाइए। उसके पीछे डैम बन सकते हैं, बनाइए, किसी को कोई एतराज नहीं है। एक ऐसा डैम जिसके ऊपर अभी पहले ही नज़ा है, पहले ही इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ को आज इस वक्त छेड़ना और अवाम के जज्बात को बरांगेख्ता करना
आज यूनिटी की जरूरत है, आप उस पर इख्तलाफ ला रहे हैं। ठीक है। उसका अच्छा तरीका है कि बजाय इसके कि इसको सोशल और मीडिया की डिबेट बनाया जाए, इसको संजीदगी से अली अमीन साहब अपनी जमातों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में डिबेट करें और बाकी जाके सिंध से डिबेट करें। अगर इस पे इत्तेफाक बनता है तो जरूर करें, लेकिन जब तक वो इत्तेफाक राय नहीं होता, ठीक है। आप नॉन इशू को इशू बना के हालात खराब करना चाहते हैं, इसलिए ठीक है। पीपल्स पार्टी इसको कह रही है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब हमसे बात कर रहे थे। उनका एक कंसेंसस के साथ किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन मीडिया पर यह गैर ज़रूरी बहस अभी ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में अपने जो सियासी दोस्त हैं उनके साथ बैठा जाए, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस डैम पे या किसी भी डैम पर बात करने के लिए तैयार है। अब ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब को हमने दावत दी है, माहिर आबी अमूर है, ज़ाहिर बात है एक्सपर्टीज़ की राय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो पॉलिटिकल राय थी, उनसे भी बात कर लेते हैं। ज़फ़र साहब, ANP और PTI माजी में कालाबाग डैम की मुखालफत करती रही है, अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी हद तक मशरूत लेकिन खुलकर हिमायत की है कालाबाग डैम की। आपके ख्याल में तकनीकी लिहाज से ANP या खैबर पख्तूनख्वा में कालाबाग डैम की मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनके एतराज़ात में कितना वजन है? देखिए जी, डैम का जो बनाना है, डैम कंस्ट्रक्शन, ये एक खालिस तकनीकी इशू होता है और इस पे जो अगर टेक्निकल लोग बैठ के मिल के काम करें तो एक दूसरे को समझा भी सकते हैं और एक दूसरे को इसके ऊपर राज़ी भी कर सकते हैं। अब बदकिस्मती से कालाबाग डैम का प्रोजेक्ट जो एक टेक्निकल प्रोजेक्ट था, तकनीकी मसला था, वो एक पोलिटिसाइज हो गया और पोलिटिसाइज भी हो गया नॉन स्टेक होल्डर्स के फोरम पे, क्योंकि ये इसकी अंदर की जो टेक्निकलिटीज़ हैं ये इस तरह के फोरम्स पे ना तो इस तरह डिस्कस की जा सकती हैं और ना ही समझाई जा सकती हैं। तो इसलिए इस वजह से अब टेक्निकल लोग भी इस पे बैठ के और खुल के बात नहीं कर सकते कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें, डैम्स जो हैं, डैम्स पूरी दुनिया में बनते हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त 70,000 से ऊपर बड़े डैम बने हुए हैं। हमारे अपने खित्ते में बात करें तो चाइना ने 25,000 से ज़्यादा बनाए हुए हैं, इंडिया ने भी 5,000 से ज़्यादा बड़े डैम बनाए हुए हैं। ठीक है। अच्छा ज़फ़र इकबाल साहब, सिंध का एक बहुत बड़ा एतराज़ है ना कि कालाबाग डैम के बनने से दरियाए सिंध में जो पानी का बहाव है वो कम हो जाएगा और उसके साहिल पे मौजूद जो जंगलात हैं या ज़री ज़मीनें हैं वो सब सहरा में तब्दील हो जाएंगी। देखें, अगर हम देखें तरबेला और प्री तरबेला का डाटा देखें, क्योंकि टेक्निकल लोग तो बात हमेशा डाटा की बेस पे करते हैं, तो अगर हम तरबेला का प्री और पोस्ट तरबेला देखें तो जो सिंध को शेयर मिला है पानी का वो पहले से बढ़ गया था और सिंध को 10 to 15% जो है वो शेयर ज़्यादा मिला है। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो पानी का फ़ायदा है वो सारे सूबों को हुआ है बशमूल सिंध। अब इसमें जो स्टोरेज रिजर्वायर है उसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इशू है इसके ऑपरेशन के ऊपर और इसके कंट्रोल के ऊपर। अब ऑपरेशन के हवाले से हमने इरसा भी बना दिया है, वापडा भी एक फेडरल डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको रियल टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो जो स्कादा का सिस्टम है वो भी हमने लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली वो सही तरीके से चल नहीं सका, फिजिकली भी लोग बैठे हुए हैं। तो जो ऑपरेशन का सिस्टम है, डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है पानी की तकसीम पे, वो ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल भट्टू, माहिर आबी अमूर। हम सिर्फ उनका ये कहना था कि ये तकनीकी मामला है और इसको तकनीकी एक्सपर्ट ही इसको हल कर सकते हैं, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाता तो सबसे बेहतर था। और अगर ये सोच प्रिवेल कर रही है तो उस पर बात करें, मुज़ाकरात करें और तब जाके इसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान फ्रंट में इस ब्रेक के बाद। सातवां NFC अवार्ड जो कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के नाम पर वजूद में आया, इससे महरूम तबकात के फतह के तौर पर मनाया गया। हकीकत में इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है। 18वीं आईनी तरमीम से विफाक और सूबों के दरमियान दहाइयों से जारी वसाइल और इख्तियारात की तकसीम की लड़ाई के खात्मे की नवीज सुनाई गई, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। 7वें NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम ने मकामी हुकूमतों के किरदार के बारे में इबाम पैदा कर दिया है। सूबाई हुकूमतों की तरफ से इख्तियारात की दोबारा मरकजियत की राह हमवार हो गई है। वसाइल और इख्तियारात की वो जंग जो सूबों और वफाक के दरमियान थी, अब सूबों और मकामी हुकूमतों में चल रही है।
साबिक सेक्रेटरी खजाना और सिंध के साबिक निगरान वजीर यूनुस डागा ने वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और कराची को इसके हिस्से के 3,360 अरब ना मिलने के हवाले से चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं। डॉन अखबार में अपने आर्टिकल में यूनुस डागा लिखते हैं, 7वीं NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम ने अवाम के करीब गवर्नेंस लाने की बजाय मकामी हुकूमतों के पास मौजूद वसाइल और इख्तियारात की जो भी मुंतकली थी उसे छीन लिया। 1999 में जब वफाकी हुकूमत ने मकामी हुकूमतों की तरफ से चुंगी महसूल और जिलाई टैक्स की वसूलियां खत्म की तो उसने सामान जिस पर GST में 2.5% इजाफा मुतारिफ करा दिया। मकामी हुकूमतों के आमदनी के नुकसानात की तलाफी के लिए बराह रास्त मुंतकली का एक शफाफ तरीकाकार मुतारिफ कराया गया। बाद में 2006 के रेवेन्यू एंड ग्रांट्स एंड एड ऑर्डर ने इन बराह रास्त मुंतकलियों को GST की वसूलियों के झटे हिस्से के तौर पर तय किया। अगर वो निज़ाम जारी रहता तो कराची को साल 2024-25 में से चुंगी महसूल और जिले टैक्स की मद में सिर्फ GST से बराह रास्त मुंतकली के तौर पर 190 अरब रुपए मिलते। यूनुस डागा के मुताबिक इसी फार्मूले के मुताबिक सिंध के दीगर जिले हुकूमतें जैसे कि घोटकी को 4 अरब 45 करोड़ 60 लाख, हैदराबाद को 4 अरब 48 करोड़ 60 लाख और ठट्टा को 3 अरब 61 करोड़ 18 लाख रुपए की बराह रास्त मुंतकली मिलती। लेकिन 7वीं NFC के जरिए मकामी हुकूमतों का यह हक छीन लिया गया और इसे वफाकी तकसीम पजीर पूल में जम कर दिया गया। सूबों को इजाजत दी गई कि वो मकामी हुकूमतों के हिस्से को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। कराची जो चुंगी महसूल और जिले टैक्स का सबसे बड़ा जमा कुनिंदा था, सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। यूनुस डागा के मुताबिक 7वें NFC अवार्ड में कराची को 2010-11 से 2024-25 तक मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए से भी कम मिले, जबकि इसका हिस्सा 1,236 अरब 70 करोड़ रुपए था। यूं नए फार्मूले से कराची को सिर्फ चुंगी महसूल और जिले टैक्स की मद में 1,000 अरब रुपए से जायद यानी 1 ट्रिलियन रुपए का जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। 7वें NFC के तहत मेगा अमीर बनने के बाद सूबे, शहरों या अजला को मुसावी हिस्से देने के पाबंद नहीं रहे। यूनुस डागा के मुताबिक सिंध ने 2010-11 से 2024-25 तक 3,871 अरब रुपए खर्च किए। सिंध की 37% आबादी पर मुश्तमिल कराची 1,416 अरब 60 करोड़ रुपए का हकदार था, लेकिन इसे सिर्फ 472 अरब रुपए मिले। यूं NFC अवार्ड की वजह से कराची को 944 अरब 60 करोड़ रुपए का खसारा उठाना पड़ा। इसी तरह 15 बरसों में वफाकी हुकूमत का PSDP 9,967 अरब रुपए था। मुल्क की 8.4% आबादी पर मुश्तमिल कराची को इसमें से 756 अरब 80 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, ताहम इसे सिर्फ 340 अरब रुपए मिले। यूं यहां भी कराची को 416 अरब 20 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। यूनुस डागा लिखते हैं 2010-11 से 2024-25 तक कराची का कुल खसारा 1,360 अरब 90 करोड़ रहा। यूनुस डागा के मुताबिक 18वीं तरमीम में इस तरह की खामियों की वजह से सूबाई मालियाती कमीशन 2009 से खत्म हो चुका है। सूबाई हुकूमत ने मकामी हुकूमतों से पानी, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, तरक्याती एजेंसियां, ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट, लैंड कंट्रोल, तालीम, सेहत वगैरह जैसे दूसरे शोबे वापस ले लिए। तब से सोशल इंडिकेटर्स, सेहत और तालीम समेत दीगर कोई भी नहीं है। यूनुस डागा के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 1994 से कराची की बंदरगाहों पर सामान पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और देखभाल के लिए वसूल किया जाता है, जिसे कैरियर कौमी शाहराहों के जरिए कराची में दाखिल होने पर इस्तेमाल करते हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड बनाने की बजाय IDC के तहत जमा होने वाली तमाम रकम को गैर कानूनी तौर पर सूबाई अकाउंट में जम कर दिया जाता है। पिछले साल ये 170 अरब रुपए था। सेस के आगाज से लेकर अब तक IDC की कुल वसूली का तखमीना तकरीबन 1,000 अरब रुपए है। ये तमाम रकूम यानी 7वीं NFC के जरिए छीन ली गई हैं। GST से बराह रास्त मुंतकली, तरक्याती फंड्स में खसारा और IDC का गलत इस्तेमाल 3,360 बिलियन रुपए या 3 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा है। यह आलमी बैंक की तरफ से निशानदही की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गैप का तकरीबन 3 गुना है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची को अपनी सर्विस डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के फर्क को पुर करने के लिए तकरीबन 1,050 अरब रुपए दरकार है। यूनुस डागा के मुताबिक अगर कराची को 2006 के फार्मूले के तहत सालाना तरक्याती प्रोग्राम से 372 अरब 70 करोड़, वाकई PSDP से 84 अरब 40 करोड़, चुंगी महसूल और जिला टैक्स की बुनियाद पर GST से 222 अरब 70 करोड़ मिल जाते तो इस साल कराची को 889 अरब 80 करोड़ के फंड्स मिलते, जिसका मतलब है इन पैसों से K4 मंसूबे जैसे के लिए 73 अरब रुपए दरकार है। मुकम्मल हो सकता है?
यही नहीं कि कराची अपने पैसों से 300 अरब रुपए का सर्कुलर रेलवे मंसूबा भी मुकम्मल कर सकता है। 180 अरब रुपए के ब्लू और ब्राउन BRT मंसूबे जिनके लिए ताहाल सूबाई हुकूमत ने फंड मुख्तस नहीं किए, वो भी मुकम्मल किया जा सकता है। 180 अरब रुपए के ब्लू और ब्राउन BRT मंसूबे जिनके लिए ताहाल सूबाई हुकूमत ने फंड मुख्तस नहीं किए, उन्हें भी मुकम्मल किया जा सकता है। जबकि 270 अरब रुपए से कराची में तमाम डिस्चार्ज पॉइंट्स पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और शहर की टूटी फूटी तमाम सड़कें भी मुमकिन है। यूनुस ढागा अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि अगर हर साल दयानतदारी से फंड्स फराहम और खर्च किए जाएं तो ये चंद बरसों में कराची की काया पलट सकते हैं, जिससे कराची को एक काबिल रिहाइश होने के करीब लाया जा सकता है और पाकिस्तान अपनी तरक्की की सलाहियत को दोबारा हासिल कर सकता है, जो हम 7वीं NFC अवार्ड की वजह से खो चुके हैं। यूनुस ढागा लिखते हैं कि कौम 11वीं NFC के शुरका से तवक्को रखती है कि 7वें NFC की नाइंसाफी को खत्म करें और 2006 के फार्मूले की बुनियाद पर LG को बराह रास्त मुंतकली के तौर पर GST का छठा हिस्सा बहाल करें। तमाम इलाकों में तरक्याती फंड्स की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें। सूबों के हिस्से को सूबाई मालियाती कमीशन के ऑपरेशनल होने पर मशरूत बनाया जाए और पोर्ट सिटी की तरक्की के लिए IDC को इस्तेमाल करने के लिए शफाफ तरीकाकार फराहम करेगा और मुस्तकबिल में तिजारत की तौसी के लिए इसके फ्रेड कॉरिडोर को फराहम करेगा। मज़ीद बात कर लेते हैं। मुनम ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं। मुनम ज़फ़र साहब, जमात इस्लामी कराची शहर की एक अहम स्टेक होल्डर है। शहर की 9 म्यूनसिपल कमेटियों का निज़ाम आपके पास है। माजी में शहर की निज़ामत भी जमात इस्लामी के पास रही है। कराची के हिस्से के फंड्स के हवाले से यूनुस ढागा साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, इसमें आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत से कराची के 3,336 अरब रुपए का हिसाब मांगेंगे? देखिए, हमने परसों CM हाउस के बाहर हुकूक कराची मार्च किया है और हमारे मार्च का जहां दीगर नुकात हमारे मार्च के शामिल थे, वहीं साथ साथ हमारे मार्च के अंदर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये दोनों मौज़ूआत भी हमारे उस मार्च का हिस्सा थे। और जो डागा साहब का आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर भी बुनियादी तौर पे वही सारी चीज़ें हैं कि जिसका हम पहले भी जिसका तस्करा हम करते रहे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, उसके 1000 अरब रुपए हैं जो 1 खरब रुपए बनते हैं। इसी तरह PFC की मद में जो रकम मिलना चाहिए थी 2006 का जो है वो PFC में जो 16 बनता है कराची शहर का, वो रकम भी सबके इल्म में है। और इसी तरह डेवलपमेंट फ़ंड जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देना होते हैं, वो 1360 अरब बनते हैं। तो ये सब मिला लिए जाएँ तो 3360 अरब रुपए बनते हैं, जो कराची का राइट था पिछले 15 साल में। लेकिन बदकिस्मती से 17 साल से इस सूबे पे विराजमान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उनके इत्तेहादी MQM जो 2008 से लेकर 2014 तक हुकूमत का हिस्सा रहे, उसके बाद नवाज शरीफ के साथ शामिल हो गए, कुछ अरसे रहे, उसके बाद फिर PTI के साथ शामिल हो गए। यानी 15 साल मुस्तकिल इस शहर के 3,360 अरब रुपए वो हैं कि जिन पर डाका डाला गया है। अगर इस शहर को कम अज़ कम, यानी यूनुस ढाका साहब ने भी ये बात लिखी है कि इस शहर को उसका जायज़ शेयर दे दिया जाए, जो इस वक्त भी 880 अरब रुपए बनता है, सारी चीज़ें लगा ली जाएं 1 साल का सिर्फ, तो उसके नतीजे के अंदर बहुत से शहर के प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमसे मुनम ज़फ़र साहब बात कर रहे थे, लेकिन अभी एक और स्टेक होल्डर हैं कराची के और वो है MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। कराची की बड़ी स्टेक होल्डर है और उनके साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद वोहरा साहब, MQM कराची की बड़ी स्टेक होल्डर है। मुस्तफ़ा कमाल हो या वसीम अख्तर, माजी में कराची की मेयरशिप तक आप लोगों के पास रही है। आपकी जानिब से बार बार कराची के फंड्स का मामला भी उठाया जाता रहा है। अब यूनुस ढागा साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मामले को वज़ीर आज़म के सामने हम भी उठाना चाहते हैं। कि आप भी उठाएंगे उन इंकशाफात को? इंकशाफात क्या है, तो मतलब इट्स वेरी मच क्लियर इसमें किस किस्म के इंकशाफात हैं। जो NFC अवार्ड सूबों को मिल रहा है और जो उसका फार्मूला तय किया गया था, उस फार्मूले के हिसाब से मिल रहा है। अब उस वक्त की सिचुएशन में जो NFC अवार्ड तय किया गया था, उसमें तकरीबन 52-53% जो है वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फेडरेशन जो है उसके पास फंड्स कम रहते हैं। अच्छा, सूबों को डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि आपने 18th अमेंडमेंट तो कर ली, 18th अमेंडमेंट को उसके ट्रू सेंस में आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो दैट 18th अमेंडमेंट जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
जिस मकसद के लिए 18वीं तरमीम आपने बनाई थी, जिस मकसद के लिए आपने सूबों को इख्तियारात दिए थे, जिस मकसद के लिए आपने एनएफसी अवार्ड किया था, आज 15 साल हो गए। एनएफसी अवार्ड के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी होना चाहिए, वो पीएफसी अवार्ड तो आज तक एक दफा भी नहीं हुआ। आप किस बेस पर ये जितना फंड है, देखें ये हमारी बदकिस्मती है इस वक्त के हमारे मुल्क को जो है 4 लोग जो है उस पे, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टेकिंग दिस वर्ड, वजीर आला बन जाते हैं। 4 वज़ीर आला ने इस मुल्क पर हुकूमत करनी है। उन्होंने अपने अपने सूबों को, आपने 18वीं तरमीम इसलिए दी थी कि आप जो है नीचे तक जो है यूनियन काउंसिल के लेवल तक आप खुद मुख्तारी दें। एमक्यूएम वाहिद जमात है जिसने के 2024 के इलेक्शन के बाद सबसे पहली आईनी तरमीम जमा कराई। अनफॉर्चुनेटली कोई भी बड़ी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रही और सब बातें करते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात भी होने चाहिए, बल्दियात को मजबूत होना चाहिए। हमने जो है केस किया था, उस केस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने फैसला दिया, उस फैसले के तहत फिर जो है वो हमने तरमीम भी जमा कराई। आज उसको कई साल हो गए, ना उस पर इम्प्लीमेंट होता है, ना इस तरमीम की तरफ किसी की तवज्जो है, क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती है कि 4 सूबे जब आपने बनाए, 4 सूबों को जब खुद मुख्तारी दे दी, तो आज वो खुद मुख्तारी जो है वो गले पड़ गई है फेडरेशन के, क्योंकि कोई भी जो है अपनी पावर्स को डिवाइड नहीं करना चाहता। आज सूबों की बात करो तो लोगों को आग लगती है। क्यों आग लगती है? आप ये देखें कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, आप अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं, बांग्लादेश में कोई मेरे ख्याल से 8 सूबे हैं, इंडिया में देख लें 30-32 सूबे हैं। तो पाकिस्तान में आपने सूबे इसलिए नहीं बनाने कि अगर सूबे बनाते हैं तो आपकी ताकत, आप ये जो बड़ी पार्टियां हैं जो रूल कर रही हैं, इनकी ताकत कमजोर हो जाती है, ये और ये अपने आप को कमजोर देखना नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ी वजह है। हमें अगर अपने मुल्क की स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें सूबे बनाने होंगे। जब तक सूबे नहीं बनेंगे हम डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे और हर सूबा जो है वो अपनी खूंखार नजरों से फेडरेशन को देखता है। जब भी कहीं कोई मसला आता है, कोई फेडरेशन की बात आती है, तो हर सूबा जो है वो इतना खुद मुख्तार हो चुका है ये कि तो वो फेडरेशन की डिबेट चल रही है ना, इख्तियारात के इस्तेमाल को, उसके मुनसिफाना इस्तेमाल को। जो ये यूनुस ढागा साहब कहते हैं कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम हुई है और कराची को इसके हिस्से के 3360 अरब भी नहीं मिले हैं, वो ये वाले इंकिशाफात भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आपने सूबे को पैसे दे दिए, आप कराची का तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। कराची का पाकिस्तान के किसी शहर के साथ, किसी सूबे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। कराची वो शहर है जो अकेला 54% एक्सपोर्ट करता है। पूरा पाकिस्तान, इतना बड़ा पाकिस्तान जो है वो 46% एक्सपोर्ट करता है। कराची 68% रेवेन्यू देता है। कराची का अकेला कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कराची का जो है 25% है, पूरे पंजाब का 55% है। तो आप कराची का कोई, नो कंपैरिजन फॉर कराची। कराची ने अभी लास्ट ईयर 300 अरब रुपए जो है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को दिए हैं। आज जिस तरीके से इंकिशाफात किए गए हैं साबिक निगरान वज़ीर यूनुस ढागा साहब की जानिब से, और उसका रद्द-ए-अमल बनता भी है, और वो भी कह रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म के सामने इस मामले को उठाएंगे। बात है 18वीं तरमीम के हवाले से। 18वीं तरमीम के कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ सवाल का निशान है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।